नमस्कार, मैं हूं ओम द्विवेदी। स्वागत करता हूं आपका ग्रो आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पे, जिसमें आज हम डेली करंट डोज एट 4 पीएम पर मिले हैं 11 जून की खबरों को डिस्कस करने के लिए। और जल्दी से एक बार सभी के साथ इस सेशन को शेयर कर दीजिए ताकि सबको पता चल जाए कि हमारी क्लास स्टार्ट हो गई है। ठीक है, दो चेंजेस आपको अभी देखने को मिलेंगे। एक चेंज ये है कि डेली हम 4 बजे मिल रहे हैं और लाइव मिलते हैं। ठीक है, लेकिन आज मैं आपको रिकॉर्डिंग फॉर्म में मिल रहा हूँ। दूसरा चेंज ये है कि मैं हमेशा वीडियो के साथ आता हूँ, आज मैं सिर्फ जो है वो पेन टैप में एक क्लास ले रहा हूँ। ठीक है, तो ये दो चेंजेस आपको दिख रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं ट्रैवल कर रहा हूँ। ठीक है, मैं ट्रैवल कर रहा हूँ और इस बीच में कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो इतना जल्दी अभी सेटअप वो सब हो नहीं पाया, लेकिन एक दो दिन में मैं इन चीज़ों को सेटल कर लूंगा। ठीक है, तो आपको ये वाली प्रॉब्लम नहीं होगी। थोड़ा सा तब तक आपको अपना योगदान बढ़ाना होगा, है ना। पढ़ाई में हमारी कोई व्यवधान ना आए, हमारी पढ़ाई में कोई प्रॉब्लम ना आए, इसलिए मैं चीज़ों को इस फॉर्म में आपको देता रहूं, है ना, ताकि लगातार वो चीज़ें आपको मिलती रहें, जिससे कि आपकी कंटिन्यूटी ब्रेक ना हो। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं और पहली न्यूज की ओर चलते हैं। इंडियाज पॉपुलेशन हिट्स 146.39 करोड़। क्या है? यूएनएफपीए। ठीक है, तो यूएनएफपीए की एक रिपोर्ट है जो कि ये कह रहा है कि भारत की जो पॉपुलेशन है वो 146.39 करोड़ है, जो वो हो गई है। इसको हम किस में रख लें बताइए? जीएस पेपर 2 में एक सोशल इश्यूज करके पोर्शन है, सोशल इश्यूज, वहां रख लीजिए। या फिर आप इसको जीएस पेपर 3 के इकोनॉमिक्स वाले पार्ट में भी रख रख सकते हैं। ठीक है, चलिए तो यूएनएफपीए क्या कह रहा है इस पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। देखो, यूएनएफपीए की जो अभी रिपोर्ट आई है, यूएनएफपीए आप लिख लीजिए, जैसे जैसे मैं आपको लिखा रहा हूँ वैसे वैसे आप लिख लीजिए। ठीक है, तो यूएनएफपीए की जो रिपोर्ट आई है उसने यहाँ पर साफ कर दिया है कि भाई मतलब यूएनएफपीए एक एजेंसी है, उसने अपनी जो रिपोर्ट निकाली है उस रिपोर्ट का नाम भी आप याद रखिए, क्या है? स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन। क्या है? स्टेट नाम है इसका, जो रिपोर्ट है उसका नाम, जो रिपोर्ट आई है यूएनएफपीए की उसका नाम है स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन। ठीक है, स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट इस नाम से आई है। और इन्होंने यहाँ पर क्लियर कर दिया है कि भारत की जो पॉपुलेशन है, भारत की जो जनसंख्या है, पॉपुलेशन है, वो चाइना से आगे निकल गई है। चाइना से आगे, अगर हम अभी बात करते हैं कि चाइना की पॉपुलेशन कितनी है, तो चाइना की पॉपुलेशन है लगभग लगभग 141 करोड़, और भारत की पॉपुलेशन जो कह रहे हैं वो है 146.39 करोड़। तो यानी कि ऊपर निकल गई है। प्रॉब्लम ये नहीं है कि निकल गई, ये फैक्ट कोई नया नहीं है हमारे लिए, तो हमें पता है ना, अलग अलग रिपोर्ट्स ने ये बात बताई है। जो दूसरी प्रॉब्लम है, वो जो मेन प्रॉब्लम है वो क्या है? वो ये है कि कहा जा रहा है कि अगले 40 सालों में भारत की जो ग्रोथ है, भारत को पॉपुलेशन में और ग्रोथ मिलेगी, है ना। क्या कहा जा रहा है कि नेक्स्ट 40 ईयर्स में, 40 ईयर्स में भारत को पॉपुलेशन ग्रोथ मिलेगी। पॉपुलेशन ग्रोथ, इसका क्या मतलब हुआ? भारत को पॉपुलेशन ग्रोथ जब मिलेगी तो अनुमान पता है क्या लगाया जा रहा है? अनुमान लगाया जा रहा है कि हम 170 करोड़ हो जाएंगे, ऐसा रिपोर्ट कह रही है। बड़ी बात नहीं है, इससे भी ऊपर निकल जाए, लेकिन 170 करोड़ का अनुमान यहाँ पर लगाया जा रहा है। कोई बात नहीं, चलिए ये भी समझ लेंगे कि क्या है भाई, कैसे मैनेज किया जाएगा। लेकिन एक और समस्या है यहाँ पर, एक बात है यहाँ पर टीएफआर को लेकर के। ठीक है, टीएफआर क्या होता है? टीएफआर, टीएफआर होता है टोटल फर्टिलिटी रेट, कुल प्रजनन दर। ठीक है, लिख देता हूं मैं, कुल प्रजनन दर। ठीक है, कुल प्रजनन दर को अगर हम देखते हैं तो अभी जो भारत की कुल प्रजनन दर है उसके लिए यहां पर कह रहे हैं कि वो 2.1 से कम हो गई। 2.1 क्या है? 2.1 एक आइडियल रिप्लेसमेंट रेट बोला जाता है इसको। क्या? आइडियल रिप्लेसमेंट रिप्लेसमेंट रेट। ठीक है, आइडियल रिप्लेसमेंट रेट बोला जाता है, आइडियल रिप्लेसमेंट दर बोला जाता है इसको 2.1। इसका मतलब क्या हुआ? देखो, पहले तो टीएफआर होता क्या है ये समझ लीजिए। टीएफआर का मतलब यहाँ पर होता है कि हमारे देश में मौजूद जो भी ऐसी महिलाएं हैं, जो भी महिलाएं मौजूद हैं, उन महिलाओं की अगर हम बात करते हैं तो वो अपने रिप्रोडक्टिव ईयर्स में, अपने रिप्रोडक्टिव ईयर्स में, रिप्रोडक्टिव ईयर्स में, ठीक है, रिप्रोडक्टिव ईयर्स में कितने बच्चों को जन्म देती हैं, कितने बच्चों को जन्म देती हैं। ठीक है, तो इसके लिए ये माना जाता है कि 2.1 एक आइडियल है। अगर इससे ज्यादा हो रहा है, अगर 2.1 से ज्यादा हो गया तो इसका मतलब है कि भाई थोड़ा सा गंभीरता है ना, ध्यान देने की जरूरत है, इसको कम करने की जरूरत है। और अगर इससे कम निकल गया तो भी एक समस्या है, क्योंकि फिर
युवा जनरेशन कम हो जाएगी। तो देखो, एक तरफ एक पॉइंट मैंने आपको ये बताया कि भाई अगले 40 सालों में हम 170 करोड़ होने वाले हैं, ठीक है। दूसरी तरफ रिपोर्ट ये भी कह रही है कि कुल प्रजनन दर है जो वो भारत की जो टोटल फर्टिलिटी रेट है वो 2.1 से कम जा रहा है। अब ये तो बड़ी अजीब सी समस्या हो गई। आप समझ पा रहे होंगे कि सर ये तो डायलेमा नहीं हो गया, ये एक विरोधाभास हो गया। विरोधाभास क्यों? विरोधाभास कैसे हो गया कि एक तरफ आप कह रहे हो कि पॉपुलेशन बढ़ रही है ना, पॉपुलेशन बढ़ रही है, और दूसरी तरफ आप कह रहे हो कि टोटल फर्टिलिटी रेट घट रहा है। तो ये कैसे हो सकता है, ये क्या चक्कर है? तो यहाँ पर है जो ये मेन यहाँ पर ध्यान देने की जरूरत है कि भाई ऐसा ना हो कि हमारे देश में युवा जनसंख्या कम होती चली जाए, क्योंकि टोटल फर्टिलिटी रेट मतलब नए बच्चे पैदा होंगे, तो युवा जनसंख्या के साथ लिंक्ड है उसका। और युवा जनसंख्या अगर कम हो गई तो आप समझ रहे हैं कि क्या होगा कि फिर भविष्य के लिए हमारे लिए एक दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। क्या हो जाएगा? भविष्य के लिए एक दिक्कत हो जाएगी, भविष्य में समस्या, एक बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। और इधर हम बढ़ रहे हैं, तो पॉपुलेशन जब बढ़ रही है तो क्या है, सरकार के ऊपर तनाव है इस चीज का कि भाई मैनेज कैसे करेंगे, बढ़ा तो दी है ना, जनसंख्या तो बढ़ गई, लेकिन मैनेज कैसे करेंगे, ये एक तनाव यहाँ पर बना हुआ है, सरकार के ऊपर लगातार तनाव बना है। तो इसी को लेकर के यहाँ पर बात, अच्छा ये बातें है ना, ये वाली जो ये तो रिपोर्ट कह रही है, ये वाली पहली वाली बात। जो दूसरी वाली बात है ये हमने कहाँ से निकाली है, ये नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 2.0 का डेटा है, ठीक है। तो कोई भी बात हम हवा में नहीं कर रहे हैं, सारी बात हम रिपोर्ट्स के आधार पर कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से ये बात आप समझ गए होंगे कि क्या सर चल रहा है, क्या प्रॉब्लम चल रही है, ठीक है। अब इसके सर समाधान भी बताइए, थोड़ा सा सॉल्यूशन पर हम बात करते हैं। तो अगर बेटा मैं सॉल्यूशन पर बात करूंगा तो एक चीज तो ये है, समझ पाए ना ये सारी चीजें, ठीक है। तो दूसरे सॉल्यूशन पर अगर मैं बात करूंगा तो क्या होगा कि कई राज्यों में क्या हो रहा है, कई राज्यों में हम देख रहे हैं, देखो हम सबको एक ही जैसा नहीं मान सकते, है ना। और ए वन स्टॉप सेंटर या एक सॉल्यूशन के साथ हम नहीं जा सकते। तो कई राज्यों में हम देख रहे हैं कि टीएफआर है जो वो 1.8 1.6 इस इधर चला गया है ना। और कई में हम क्या देख रहे हैं, कई राज्यों में स्थिति है 3 चला गया है, 4 चला गया, 5 तक चला गया। यूपी बिहार वगैरह में देखिए तो बहुत हाई जा रहा है टीएफआर। तो यहां पर हमें क्या करना होगा कि नियम बनाने होंगे या रूल्स बनाने होंगे, वो भी कैसे, अलग अलग, है ना, अलग अलग। क्योंकि यहां पर अगर देखेंगे तो पॉपुलेशन एक समस्या है ना, पॉपुलेशन है जो वो क्या है, एक समस्या है, प्रॉब्लम है। और यहां की बात करेंगे तो यहां पॉपुलेशन है जो, यहां पर अगर हम बात करते हैं तो यहां की जो पॉपुलेशन है इन वाले राज्यों में जहां पर कम है वहां पर तो बढ़ानी होगी हमें, और यहां पर हमें घटानी होगी, ठीक है। तो सबके लिए क्या है कि हमें अलग अलग स्ट्रेटजी लाने की जरूरत है। तो एक पॉइंट आप ये लिखेंगे कि भाई सबको हम एक नजरिए से नहीं देख सकते। दूसरा जो इशू यहां पर आ रहा है वो है पॉपुलेशन बनाम पॉवर्टी का इशू, ये भी यहां पर साथ में लिंक कर रहा है। गरीबी और पॉपुलेशन, इन दोनों को बेटा आपस में जोड़ दिया गया है। ये एक तरीके की क्या साइकिल है ना, ये एक तरह की विशियस साइकिल है। जब पॉपुलेशन ज्यादा होगी तो उससे क्या है कि पॉवर्टी भी लीड कर रही है, या पॉवर्टी जब ज्यादा होगी तो पॉपुलेशन भी बढ़ेगी। ये दोनों बातें कही जा रही हैं, है ना। देखो ये एक विशेष साइकिल है जिसमें मैं यहाँ पर कह सकता हूँ कि आप ये बात जानते हैं कि जब होता क्या है ना कि गरीब होता है कोई, है ना, तो उसकी मानसिकता क्या होती है, उसकी मानसिकता ये होती है कि अगर ज्यादा बच्चे होंगे तो ज्यादा नौकरी करेंगे, तो मिला करके हम लोग अपना जीवन भरण आराम से कर पाएंगे, तो ज्यादा बच्चे पैदा करो, ठीक है। और वहीं इसी का उल्टा करेंगे, भाई अगर बच्चे ज्यादा हैं तो लोग ज्यादा हैं तो ज्यादा रिसोर्स भी तो चाहिए, रिसोर्स है जो वो ज्यादा चाहिए, और रिसोर्स क्योंकि ज्यादा चाहिए तो फिर उससे क्या होता है कि गरीबी आ जाती है ना। तो अल्टीमेटली ये दोनों एक तरह से कि चक्र में फंस गया है मामला, ठीक। तो उसके सॉल्यूशंस की हम बात कर रहे हैं, तो हम कह सकते हैं कि सर फीमेल्स को एजुकेट करने की जरूरत है यहाँ पर, फीमेल एजुकेशन, ठीक है। फीमेल्स को एजुकेट करने की जरूरत है। महिलाओं को यहाँ पर क्या है कि आप अगर एजुकेट करेंगे तो एक बहुत बड़ी मतलब जंग जीत सकते हैं। क्योंकि होता क्या है कि महिला अगर एजुकेटेड है तो वो पॉपुलेशन को रोक सकती है, अदरवाइज उनको पता ही नहीं है कि सही गलत क्या है ना। तो यहाँ पर जागरूकता भी एक फैक्टर हो जाएगा, जागरूकता। ये सब आपको लिखना है ना, ये सारे पॉइंट्स आपको लिखने हैं, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पर एक सॉल्यूशन की ओर कर रहे हैं कि भाई जो यंग पॉपुलेशन है उसके बारे में हमें क्योंकि सोचना भी है, सरकार के ऊपर तनाव बढ़ रहा है, तो यंग वाले हैं जो, है ना, जो युवा है, यंग पॉपुलेशन है, इसके लिए हम एक काम कर सकते हैं कि हम ग्लोबल वर्कफोर्स बन जाए। क्या बन जाए? ग्लोबल वर्कफोर्स बन जाए,
वर्क फोर्स। ग्लोबल वर्कफोर्स का मतलब है कि दुनिया भर में, क्योंकि हमारे पास पॉपुलेशन ज्यादा है, तो इनको हम ट्रेन करें, युवाओं को क्या करें, ट्रेनिंग दें। और जैसे ही हम इनको ट्रेनिंग देंगे तो इससे क्या है कि पूरे विश्व की सर्विसेज वाली नीड्स हो या पूरे विश्व की जो प्रोडक्शन वाली नीड्स हो, कहीं पर भी हम काम करने के लिए रेडी रहेंगे। तो ये कुछ सॉल्यूशंस जो आपके सामने इस न्यूज़पेपर में के हिसाब से हम निकाल पाए हैं, वो मैंने आपको दे दिए हैं। ठीक है, तो ये सब आप लिख लेना, याद कर लेना, ताकि कभी भी क्वेश्चन आए तो आप इजीली इसको मैनेज कर पाए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की ओर चलते हैं। और इस पर मैं पहले भी बात कर चुका हूं, एक बार दोबारा से आज बात है कि बात क्या है कि देखो यहाँ पर बर्निंग लिसनिंग कंटेंट, इसको हम रखेंगे किसमें, जीएस पेपर के 3 में एनवायरनमेंट करके एक पार्ट है, उसमें हम इसको रखेंगे। ठीक है, उसमें हम रखेंगे। और उसमें क्यों रखेंगे, क्या हुआ है, द बर्निंग लिसनिंग कंटेनर्स, लिस्टिंग कंटेनर सॉरी, लिस्टिंग कंटेनरशिप अ ड्रिफ्ट ऑफ केरला कोस्ट। ठीक है, अलर्ट साउंडेड फॉर अ ऑयल स्पिल। किस बारे में बात हो रही है, देखो यहाँ पर एक नाम दिया है MV वैन हाई। ठीक है, तो ये क्या है, एक एक जहाज है ना, ये एक जहाज है। और जैसे ही पिछली बार भी मैंने आपको बताया था कि ये जो हमारा कोच्चि का तट था, कोच्चि के तट में एक इंडोनेशियन जहाज है जो वो पलट गया था, जिसकी वजह से क्या हुआ था कि तेल रिसाव की समस्या हमने देखी थी, ऑयल स्पिल। तो वही सेम प्रॉब्लम यहाँ पर डिस्कस की जा रही है। ठीक है, मतलब उसी के बारे में यहाँ पर बात हो रही है। देखो, ऑयल स्पिल को लेकर के यहाँ पर चर्चा है, तेल रिसाव को लेकर के चर्चा है कि होता क्या है कि जब भी कोई शिप आता है तो उस शिप में जो तेल है, तेल क्या है कि फैल जाता है। और जब तेल पूरे में फैल जाता है तो उस कंटेनर में तेल, ऑयल स्पिल हो गया है ना, तो पूरा पानी है जो पानी के ऊपर 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 इस तरीके से फैल गया। और उस कंटेनर में कुछ क्या है, फ्लेमेबल, फ्लेमेबल मतलब ज्वलनशील, ज्वलनशील पदार्थ होते हैं, जिससे कि क्या है, आग लग जाती है। ठीक है, जिससे कि क्या है, आग लग जाती है। तो ये खतरा एक क्या है, बढ़ता जा रहा है। और आग जब लगेगी तो इससे ये आग नीचे तक जाएगी, नीचे तक फैलेगी, क्योंकि पूरे बड़े हिस्से में तेल पूरे में फैला हुआ है, तो आग इजीली फैलती जाएगी। और इससे क्या होगा कि पूरे बड़े हिस्से में अगर हम बात करें तो यहां पर जलीय जीव हैं, जो जो हमारा मरीन इकोसिस्टम है, मरीन इकोसिस्टम, वो प्रभावित होगा। ठीक है, मरीन इकोसिस्टम है जो, उस पर अफेक्ट पड़ेगा। वहां पर क्या है कि प्रॉब्लम्स होंगी, तो जिसकी वजह से हमें यहां पर क्या है कि कुछ गाइडलाइंस या कुछ आप कह सकते हैं कि रेगुलेटरी मेजर्स लेने होंगे, ताकि हम इन शिप्स से होने वाली जो खतरे हैं उससे हम अपने मरीन लाइफ को बचा सके। ये तो मीन्स का एक एंगल हो गया। अदरवाइज अगर मैं अभी की बात करूं तो अभी प्रॉब्लम आप देख रहे हैं कि ये क्या है, आग धीमे धीमे खिसक रही है, खिसक खिसक के आगे बढ़ रही है। और ये जो ड्रिफ्टिंग हो रही है वो कहाँ तक पहुंचने के चांसेस हैं कि हमारे केरला के तट तक पहुंच जाएगी है। ठीक है, तो ये हमारे लिए एक खतरा भी बनी हुई है साथ में, कि केरला के तट तक ना पहुंच जाए कहीं। ठीक है, तो ये चीजें इसमें डिस्कस की गई हैं। तो इसमें क्या केमिकल्स हैं, ठीक है, कौन कौन से इसमें केमिकल्स हैं, और वो उतने सब तो नहीं, लेकिन एक दो के जो नाम यहाँ पर जिक्र किए जा रहे हैं वो मैं नाम आपको यहाँ पर बता देता हूँ, है ना। एक तो नाम आप याद लिख दिए, बेंजोफिनॉन, बेंजोफिनॉन, बेंजोफिनॉन। ठीक है, और दूसरा आप नाइट्रोसेलुलोस याद रख लीजिए, नाइट्रोसेलुलोस, सेलुलोस। ठीक है, नाइट्रोसेलुलोस, ये कुछ टर्म्स है, कई बार पूछ लिए जाते हैं कि मतलब इस तरीके से अगर मतलब कौन से हैं जो ज्वलनशील होते हैं। तो एक तो ये चीज, और इस आर्टिकल में एक नई बात क्या पता चली कि ये देखो, फ्लेमेबल सॉलिड्स हैं जो, ये चैप्टर 3 में 3.4। ठीक है, तो क्लास 3, क्लास 4.1, क्लास 4.2, क्लास 6.1, ये क्या है, तो क्या है कि जो भी ये हजार्डस, हजार्डस का मतलब खतरनाक, खतरनाक केमिकल्स होते हैं ना, इनको, इनकी क्लासिफिकेशंस किया गया, इनका वर्गीकरण किया गया है। और इस क्लासिफिकेशन को करने वाली बॉडी कौन होती है, ये आपको पता होना चाहिए। तो ये जो क्लासिफिकेशन किया गया, क्लास 3, है ना, 4.1, 6.1, इनका क्लासिफिकेशन है, ये इन केमिकल्स का क्लासिफिकेशन है बेटा। ठीक है, कि क्लासिफिकेशन कि भाई कौन सा केमिकल किस कैटेगरी का है, कितना खतरनाक है, ये सब है जो वो करने का काम है, जो वो होता है इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन का। नाम याद रखिएगा, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन है जो, उसकी ये जिम्मेदारी होती है कि इनका क्लासिफिकेशन करे। तो वैसा इन्होंने यहाँ पर किया गया है। ठीक है,
तो यही सारी बातें हैं जो लास्ट टाइम भी मैंने आपसे चर्चा की थी कि भाई हमारे यहाँ पर क्या है, ऑयल स्पिल है जो, ये एक बहुत बड़ी समस्या बढ़ती जा रही है और ये हमेशा लगातार चलने वाली समस्या है, जिससे कि पूरा का पूरा मरीन इकोसिस्टम, ये पूरा का पूरा मरीन इकोसिस्टम है जो वो प्रभावित होता है, अफेक्ट होता है उसको, जिसकी वजह से हमें कुछ रेगुलेटरी मेजर्स लाने होंगे, जिसके लिए हम कह सकते हैं कि कुछ समस्याओं कुछ समाधान पर हमें बात करनी होगी। तो समाधान को लेकर के क्या कर सकते हैं बताइए? समाधान समाधान या सॉल्यूशंस के बारे में अगर मैं बात करूं तो हम क्या कर सकते हैं बेटा? तो देखो, एक तो मैंने उस दिन भी आपको बताया था क्या, बायो रिमेडिएशन कहां से निकला है? रेमेडी शब्द का मतलब होता है उपचार, ठीक है? तो बायो शब्द लिखा हुआ, बायो का मतलब किसी जैविक जीव से उपचार करवाने की बात हो रही है यहाँ पर। तो यहाँ पर आप समझ जाइए कि कुछ बैक्टीरियाज होते हैं, है ना, बैक्टीरिया होते हैं, वो क्या करते हैं, तेल को खा जाते हैं, तेल को खाते हैं, ठीक है, तेल को वो खा लेते हैं। और क्योंकि कुछ बैक्टीरिया तेल को खा लेते हैं, तो इस लिहाज से होता क्या है, कि ये पूरा साफ सफाई कर देते हैं इस जगह पर, ठीक है, ये पूरी की पूरी साफ सफाई इस जगह पर कर देते हैं। तो ये भी एक तरीका होता है। और भी इसके कुछ तरीके हैं। और क्या तरीके हैं? फ्लोटिंग बैरियर्स बना दो, ठीक है, फ्लोटिंग बैरियर्स। ऑयल जेपर का नाम सुना है आपने? ऑयल जेपर, ठीक है, तो वो इसी बायोरिमेडिएशन का ही एक एग्जाम्पल है। इसके अलावा कह रहे हैं फ्लोटिंग बैरियर बना दो। क्या है इसका मतलब? फ्लोटिंग बैरियर का मतलब हुआ कि तैरते हुए कुछ ऐसे बांध जैसे बना दो कि जिससे क्या हो कि ये जो तेल है वो इस पार से इस पार ना आ पाए, ऐसा कुछ कर सकते हैं। इसके अलावा और क्या सजेशंस हो सकते हैं? इसके अलावा यहाँ पर जो है वो ये कहा जाता है कुछ मैकेनिकल डिवाइस बना दो, कुछ एक यांत्रिकी, आप क्या बना दो, एक डिवाइस बना दो, कुछ मैकेनिकल डिवाइस, है ना, और उस डिवाइस की मदद से क्या करो कि इस पूरे तेल को इकट्ठा कर लो, तेल को इकट्ठा कर लो, ठीक है, तेल को पूरे को क्या करो, कलेक्ट कर लो। तो ये कुछ सॉल्यूशंस इसमें यहाँ पर बताए जाते हैं, ठीक है। तो इतनी चीजें आप इसमें याद रखें। इसके अलावा यहाँ पर ये भी आप याद रखिएगा कि भाई इंटरनेशनल लेवल पर अगर इन चीजों को लेकर के क्या कोई समझौता है, तो मार्पोल समझौता है ना, इस पर भी ध्यान रखिएगा कि भाई मार्पोल कन्वेंशन है जो, वो हमारा एक ऐसा कन्वेंशन है जो कि इसी बारे में बात करता है कि हम किस तरीके से जो तेल रिसाव की समस्या है इसको, मतलब इसको हम इजाद पाएं और पूरे जलीय तंत्र को इससे हम बचा पाए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पर आप पॉलिटी से ले लीजिए और ये आ जाएगा जीएस पेपर 2 में, जिसमें कि यहाँ पर डेप्यूटी स्पीकर को लेकर के बात कर रहे हैं, दूसरी तीसरी बार हम इस पर चर्चा कर रहे हैं। तो यहाँ से क्या है कि क्वेश्चन आने के चांसेस बनते हैं, ठीक है। तो डिप्टी स्पीकर इस बार क्या है कि काफी चर्चा में बने हुए हैं। क्या कह रहे हैं? तो यहाँ पर देख रहे हैं आप कि खड़गे साहब ने पीएम मोदी को लेटर लिखा, आएगी, हम लेटर वेटर लिखेंगे और उस पर हम बात करेंगे इस बारे में कि भाई डिप्टी स्पीकर कोई क्यों नहीं है अभी तक, ठीक है। ये बात यहाँ पर ये कह रहे हैं कि कोई भी जो डेप्यूटी स्पीकर है उसका पद अभी तक क्यों नहीं है, इस पर यहाँ पर बात करेंगे, ठीक। तो चलिए थोड़ी सी बात कर लेते हैं डेप्यूटी स्पीकर पर। तो पहले आर्टिकल को समझ लिए। आर्टिकल के बारे में जो यहाँ पर ये कह रहे हैं वो ये है कि जितना जल्दी हो सके उतना डिप्टी स्पीकर का चुनाव करो और उन्हें उन्हें लेकर के आओ, ठीक है। यहाँ पर डिप्टी स्पीकर को लेकर के, डिप्टी स्पीकर जितना जल्दी हो सके, एज सुन एज पॉसिबल, एसएप लिखते हैं ना आप लोग, है ना, व्हाट्सएप पे लिखते हैं आप लोग एसएप, मतलब जितना जल्दी हो सके, एज सुन एज पॉसिबल, किसको? डिप्टी स्पीकर का चुनाव करवाइए और उनको लेकर के आइए। ये बात यहाँ पर कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि देखो यार, 2019 से लेकर के 24 तक एक लोकसभा चली और डिप्टी स्पीकर नहीं था। उसके बाद दोबारा से चुनाव हुए 2024 में, और अब हम 2025 में आके खड़े हुए हैं, अभी भी नहीं है कोई भी। तो डिप्टी स्पीकर के पद को बिल्कुल हल्के में लिया हुआ है क्या मौजूदा सरकार ने, है ना? डिप्टी स्पीकर के पद को ही नहीं लिया। यहां पर जो कह रहे हैं कि आर्टिकल 93 बात करता है, आर्टिकल 93 मतलब कि हम ये कह सकते हैं कि डिप्टी स्पीकर का पद कोई ऐसा पद नहीं है कि आप उसको अपॉइंट करते हो। ये तो एक संविधान में लिखी हुई बात है
कि संविधान में यहाँ पर बात ये लिखी हुई है कि कॉन्स्टिट्यूशन में स्पीकर और डिप्टी स्पीकर को होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है, ठीक है, लिखा है किसके बारे में, स्पीकर के बारे में और डिप्टी स्पीकर के बारे में। तो एक तरह से ये अवहेलना ही तो हुई कि आप स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के पद की अवहेलना कर रहे हैं कि भाई स्पीकर तो आप अपॉइंट कर रहे हैं लेकिन डिप्टी स्पीकर को आप अपॉइंट ही नहीं कर रहे। तो संविधान में लिखी हुई चीज को नजरअंदाज कैसे कर सकते हैं आप, ठीक है। तो उस चीज को लेकर के यहाँ पर चर्चा हो रही है, ठीक है, उस चीज को लेकर के चर्चा हो रही है। अब आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए कि देखो है क्या कि अगर मैं आपको यहाँ पर बताऊं कि भाई कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है कि इन दोनों को होना चाहिए, ठीक है, लेकिन इसकी अवहेलना यहाँ पर देखने को मिल रही है क्योंकि पिछले 2019 से हम कहें तो कोई भी डिप्टी स्पीकर हमारे यहाँ पर नहीं है ना। तो आगे जो यहाँ पर बात हो रही है कि इसका चुनाव कीजिए, तो चुनाव कैसे होता है और कौन होते हैं, ये तो जनरली आपको लिखा हुआ मिलेगा स्टेटमेंट कि ये व्यक्ति अपोजिशन का व्यक्ति होता है। तो ये कोई नियम नहीं, ये भी ध्यान रखना है, ठीक है, नियम नहीं है, ये एक क्या है, एक प्रोटोकॉल है। प्रोटोकॉल तो होता है ना कि चलन में आ गया है, क्योंकि हम शुरू से स्पीकर को क्या कर रहे हैं, स्पीकर को हम अपनी पार्टी से रखते हैं, मतलब चुनी हुई पार्टी से जो सरकार में होती है, और डिप्टी स्पीकर को अपोजिशन से, लेकिन ऐसा कोई नियम नहीं है, ठीक है। इसके अलावा आपको डिप्टी स्पीकर के बारे में यहां पर यह भी पता होना चाहिए कि इनके जो चुनाव की डेट होती है, ठीक है, चुनाव की तारीख, ये कौन डिसाइड करता है, तारीख, चुनाव की जो तारीख है वो डिसाइड करता है यहां पर स्पीकर। और स्पीकर जब चुनाव की तारीख डिसाइड कर लेते हैं तो सभी के सभी जो भी वहां पर प्रेजेंट एंड वोटिंग, मतलब जो भी एमपी हैं वो सब वहां पर, जो भी मौजूदा एमपी हैं वो सब वहां पर वोट करते हैं, और वोट के अधिक आधार पर इनका इलेक्शन होता है, इलेक्ट किए जाते हैं, चुनाव होता है, फिर इनका है ना, चुनाव होता है। ये बात समझ में आई आपको? चुनाव पर मैंने इतना जोर क्यों दिया? इस पर मैंने इतना जोर इसलिए दिया कि ये कोई अपॉइंटेड व्यक्ति नहीं है, ये कैसा है, इलेक्टेड व्यक्ति है ना। ये लाइन आ सकती है लिखने के लिए कि ये एक इनका अपॉइंटमेंट नहीं, अपॉइंटमेंट क्या हो जाता है कि भाई आप किसी पद के लिए किसी को नियुक्त कर दिया, नहीं, इनका तो प्रॉपर पूरा एक चुनाव होता है तब जाके इनकी नियुक्ति होती है, ठीक है। तो ये क्या है कि इलेक्टेड पद है और इससे फिर इस तरीके से होता है। अच्छा, एक बात और ध्यान में रखेंगे, जो ये मैंने बोला वोटिंग होती है ना, प्रेजेंट एंड वोटिंग, वो सिंपल मेजोरिटी से होती है, ये भी आप ध्यान में रखेंगे, सिंपल मेजोरिटी से, याद रखिए, है ना, ये सिंपल मेजोरिटी से होने वाली चीज है। अगर स्टेटमेंट में कभी पूछ लें कि स्पेशल मेजोरिटी से होती है तो गलत कर दीजिएगा, सिंपल मेजोरिटी से ये चीज होती है, ठीक है। इतनी चीजें आपको कम से कम याद रखना है। काम के बारे में जनरली लोग क्या मानते हैं कि ये सबऑर्डिनेट है स्पीकर के, ये एकदम गलत बात है, ये एकदम गलत बात है। ये डिप्टी स्पीकर क्या है, ये स्पीकर की, डिप्टी स्पीकर स्पीकर के सबऑर्डिनेट नहीं है, स्पीकर के सबऑर्डिनेट नहीं है। ये अपने आप में क्या है, ये अपने आप में एक पद है, ठीक है। ये हम कह सकते हैं कि ये अपने आप में एक ऑफिस है ना, अपने आप में एक ऑफिस है। और ये क्योंकि अपने आप में एक ऑफिस है तो डिप्टी स्पीकर का पद यहां पर एक इंपॉर्टेंट हो जाता है। नो डाउट जब स्पीकर नहीं होते हैं, स्पीकर नहीं होंगे तो डिप्टी स्पीकर ही काम करते हैं, है ना, तब डिप्टी स्पीकर ही सारा काम कर रहे होते हैं, देख रहे होते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि इनका काम सिर्फ इतना है। इनके अगर मैं काम के बारे में बोलूं तो जब ये नहीं है तब तो ये देखेंगे ही देखेंगे, इसके अलावा बहुत सारी ऐसी समितियां होती हैं, बहुत सारी ऐसी कमेटीज होती हैं जिनके हेड होते हैं ये हेड होते हैं, ठीक है। तो ये भी यहां पर ध्यान रखने की जरूरत है। कई बार होता है कि इनको हम इस राज्यसभा से भी कंपेयर कर लेते हैं। अभी हम लोकसभा के बारे में बात कर रहे हैं कि भाई लोकसभा में एक स्पीकर होगा, एक डिप्टी स्पीकर होगा, यही तो कह रहे हैं हम लोकसभा में, ठीक है। लोकसभा और राज्यसभा में देखो अंतर है, यहां पर स्पीकर है, जो स्पीकर, ठीक है, ये एमपी भी है, साथ मेंबर भी है वहां का, है ना, लोकसभा का मेंबर भी है, स्पीकर भी मेंबर है और डिप्टी स्पीकर भी मेंबर है। डिप्टी स्पीकर है जो, ये भी मेंबर होता है, ठीक है, ये दोनों ही मेंबर है। लेकिन हम राज्यसभा के बारे में बात करते हैं तो यहां पर जो चेयरमैन है ये मेंबर नहीं होते हैं। ये कौन होते हैं? ये तो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है। ये छोटी छोटी बातें आपको ध्यान में रखनी है कि भाई वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है जो, वो ही है जो चेयरमैन बन जाते हैं, ठीक है। ये अलग से इसके मेंबर नहीं होते हैं राज्यसभा के, ठीक है। जबकि हम अगर वाइस चेयरमैन के बारे में बात करें, है ना, डिप्टी चेयरमैन के बारे में अगर हम बात करें
तो वो है जो उनको चुना जाता है ना, उनको चुना जाता है। ठीक है, तो ये चीजें हैं जो बेसिक चीजें हैं, आपको यहाँ पर ध्यान में रखने की जरूरत है। ठीक है, इनका यहाँ पर चुनाव होता है, किसका चुनाव होता है, किस कौन इलेक्ट होता है, कौन सिंपल मेजोरिटी से होता है, कैसे होता है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, इसके आगे, इसके आगे के बारे में बात करते हैं। इसके आगे समझिए, यहाँ पर क्या है कि मैक्सिमम मुंबई को लेकर के यहाँ पर चर्चा है। मैक्सिमम मुंबई को लेकर के चर्चा है। क्या चर्चा है मैक्सिमम मुंबई को लेकर के? देखिए क्या है कि ट्रांसपोर्टेशन नीड्स को लेकर के बात हो रही है। द सिटी नीड्स लॉन्ग टर्म सोल्यूशन टू इट्स ट्रांसपोर्टेशन नीड्स। यहां पर मैं आपको यहाँ पर छोटी सी बात है, सिंपल सी बात है बता दूं कि देखो हमारे देश में क्या है, रैपिड अर्बनाइजेशन हो रहा है। रैपिड अर्बनाइजेशन बहुत तेजी के साथ, तेजी से शहरीकरण हो रहा है, शहरीकरण। ठीक है, रैपिड अर्बनाइजेशन, ये भी सोशल इश्यूज में रख लीजिए, जीएस पेपर 2 सोशल इश्यूज। हमारे देश में तेजी से अर्बनाइजेशन हो रहा है, और तेजी से अर्बनाइजेशन तो हो रहा है, लोग जो वो छोड़ छोड़ करके आ रहे हैं, गांव से छोड़ करके शहरों में बस तो जा रहे हैं, लेकिन क्या शहरों की क्षमता है, शहरों की क्षमता है कि वो उनको हैंडल कर पा रही है? ये यहाँ पर एक फेलियर दिख रहा है, फेलियर दिख रहा है। और ये आज का ये वाला जो आर्टिकल है, ये सिर्फ एक बारे में बात कर रहा है। वो यहाँ पर कह रहा है कि मुंबई में, मुंबई जैसे शहर के बारे में अगर हम बात करते हैं, कि मुंबई जैसे शहर के बारे में अगर हम बात करते हैं, मुंबई, ठीक है, मुंबई में क्या है कि लोकल्स चलती हैं, मुंबई लोकल। और बड़ा फैंटेसाइज किया जाता है कि भाई मुंबई लोकल में आदमी बिल्कुल लटक लटक के जाता है ना, और यही लाइफ है, वहाँ की लाइफ बहुत फास्ट है, आदमी सुबह निकलता है, दौड़ता हुआ जाता है। मूवीज में भी देखा होगा, ऐसे दिखाया जाता है ना, फैंटेसाइज करके, कि बिल्कुल आदमी तैयार हो रहा है जल्दी जल्दी, फिर भाग रहा है, और फिर भागने के बाद वो 2 घंटे बाद अपने ऑफिस पहुंच रहा है, और 2 घंटे ऑफिस पहुंचने के बाद फिर वो 2 घंटे वो आगे और ट्रैवल करके फिर जा करके जा रहा है, जद्दोजहद करके, मतलब टोटल 3 घंटे का उसने ट्रैवल किया, फिर ऑफिस किया 9 घंटे का, फिर वो वापस आया, और फिर उसके बाद वो सोया, फिर वापस अगले दिन। ऐसे खतरनाक लाइफ है ये तो, है ना। इस लाइफ को फेंटेसाइज कैसे कर सकते हैं हम? ये तो खतरनाक लाइफ है। और इस पूरे में जो बात यहाँ पर हो रही है, वो मुंबई लोकल्स के बारे में बात हो रही है। बेसिकली क्या है, ट्रांसपोर्टेशन के बारे में बात हो रही है, कि बहुत सारे लोग सरकार के फेल्ड वर्जन की वजह से, कि सरकार इस मामले में फेल्ड है, मुंबई लोकल में अपनी जान गंवा देते हैं। जाने चली जाती हैं लोगों की, है ना, जाने चली जाते हैं लोगों की, सिर्फ इसलिए कि वो काम पे जा रहा था, है ना, वो तो नौकरी करने जा रहा था, लेकिन मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इतना खराब है, इतना ज्यादा वहां पर घचाघच भरा हुआ है मामला, कि लोग आना जाना बहुत बाधित हो रहा है, बहुत समस्याएं क्रिएट हो रही हैं। तो इस चीज को लेकर के ये चर्चा कर रहे हैं कि लोगों की जाने जा रही हैं, तो यहाँ पर हमें कुछ करने की जरूरत है। तो ये इस चीज को कह रहे हैं कि हम एक काम करेंगे, हम ऑटोमेटिक डोर लगा देंगे, ऑटोमेटिक डोर लगा देंगे, जिससे कि क्या है, क्योंकि जाने कहाँ जा रही हैं, जान जाती है जब आदमी लटक रहा होता है ना, लटक के जा रहा होता है। लेकिन अब जब ऑटोमेटिक डोर होंगे तो वो बंद होगा, तो लटकी लटकी नहीं पाएगा, तो फिर जान नहीं जाएगी। तो यहाँ पर इसको एक सॉल्यूशन बता रहा है ये, जो कि हाँ ठीक है, ये तो करना ही चाहिए, लेकिन क्या हमें नंबर ऑफ ट्रेन पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है? एक ट्रेनें बढ़ा दीजिए, नंबर ऑफ ट्रेन बढ़ा दीजिए, है ना। आपने ऑटोमेटिक डोर बना दिया, बहुत बढ़िया, लेकिन ट्रेन बढ़ाइए, मोड ऑफ ट्रांसमिशन ट्रांसपोर्टेशन बढ़ा दीजिए। मोड, मोड का मतलब है कि क्यों हर आदमी लोकल से जाए, भाई अपनी पर्सनल गाड़ी से जाएगा नहीं, महंगा पड़ेगा। ठीक है, तो मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन बढ़ाओ, मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, मेट्रो चलाओ, है ना, मेट्रो चला दो, या आप बस बढ़ा दो, है ना। तो इन चीजों पर फोकस करना भी तो करना चाहिए। तो वही चीज है जो आपको यहाँ पर ध्यान रखने की जरूरत है। मेनली क्या है कि यहाँ पर हम शहरीकरण की ओर तो फोकस कर रहे हैं, कि शहरीकरण हो रहा है, सब गांव के लोग हैं जो वो शहरों में आ रहे हैं अपने कमाने की वजह से, कि ज्यादा कमाएंगे, ज्यादा कमाएंगे। लेकिन अल्टीमेटली हो क्या रहा है, यहाँ पर लोगों की जाने भी जा रही हैं इससे। तो यहाँ पर ध्यान देने की जरूरत है। ठीक है, तो ये इस पर ये एक ऐसा एंगल यहाँ पर बता रहा है कि भाई बेसिक नीड्स हैं जो, उन पर तो ध्यान दे दो। अर्बनाइजेशन क्योंकि पता ही है कि हो रहा है, तो उनकी बेसिक नीड्स, पानी की व्यवस्था होनी चाहिए प्रॉपर, है ना, खाने की व्यवस्था होनी चाहिए प्रॉपर। ठीक है, अब आज के समय में हम एसी जैसी चीज को भी बेसिक नीड में ही मानेंगे, है ना, कि भाई इतनी गर्मी में कोई कैसे सरवाइव करे, अगर नॉर्दर्न बेल्ट में है तो। वो मतलब कहने का मतलब है कि आपको जो भी पब्लिक प्लेसेस है वहां पर इन चीजों को ध्यान रखने की जरूरत है, कि कोई भी अगर आया है वहां पर तो सरवाइव कर ले जाए, मौत ना हो जाए, कम से कम इतना तो हो ही जाए। ठीक है, चलिए
आगे बढ़ते हैं। द हजार्ड ऑफ गोइंग ग्लोबल ऑन द इंडिया पाकिस्तान इशू। इंडिया पाकिस्तान के इशू को लेकर काफी बढ़िया बात कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं इस पर हम चर्चा कर लेते हैं। देखिए, जो ये कह रहे हैं वो ये है कि भारत पाकिस्तान के बारे में अगर हम बात करें इंडो पाक, है ना, इंडो पाक, इस बारे में अगर हम बेटा चर्चा करें तो यहाँ पर जो बात है वो ये है कि पूरे विश्व में जो भी कोई छोटा देश भी ले लो आप, पूरे विश्व का कोई छोटा सा देश ले लो और उससे इनके बारे में पूछ लो तो वो कहेगा, मतलब उसके दिमाग में कुछ गलत धारणा है, गलत धारणा। और ये जो राइटर है वो ये कह रहे हैं कि ये जो गलत धारणा वो पता है क्यों है, क्योंकि यूएन है जो उसने ऐसा बना दिया है इसको। तो यूएन की करतूत है जो भारत पाकिस्तान को लेकर के गलत धारणा यहाँ पर बना रहे हैं। ठीक है, कह रहे हैं कि अभी आप लोगों ने रिसेंटली देखा कि हमारे जो डिप्लोमेट्स हैं, डिप्लोमेट्स, हमारे जो डिप्लोमेट्स हैं भारत के, वो दूसरे दूसरे देशों में जा रहे हैं, है ना, दूसरे देशों में जा रहे हैं। मैंने पढ़ाया भी था आपको अभी परसों, ठीक है, कि दूसरे देशों में जा रहे हैं और दूसरे देशों में जा करके अपना एजेंडा क्लियर कर रहे हैं। बहुत सिंपल बात यहां पर राइटर कह रहे हैं कि ये नहीं करना है, ये नहीं करना है, इसलिए क्योंकि ऐसा करके आप पाकिस्तान का नरेटिव सही कर रहे हो, क्योंकि पाकिस्तान चाहता है कि कश्मीर का जो मामला है, कश्मीर का मामला कैसा बन जाए, कश्मीर का मामला एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बन जाए। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बन जाए और आप ऐसा करके वही कर रहे हो। तो पाकिस्तान तो यही चाहता है कि ऐसा करो आप, और आप उसकी मदद कर रहे हो ऐसा करके। ठीक है, वो हमेशा यही चाहेगा कि आप इंटरनेशनल लेवल पर बात करो। तो भारत का जो स्टैंड है कश्मीर को लेकर के, आज कश्मीर को लेकर के जो भारत का स्टैंड है, अगर हम कहें तो वो तो सिंपल है ना कि भाई कश्मीर भारत का हिस्सा है। ठीक है, कश्मीर भारत का हिस्सा है। ठीक है, तो अब इसको आप इंटरनेशनलाइज क्यों कर रहे हो? ये तो एक पर्सनल मामला है ना, और ये अगर पर्सनल मामला है तो पर्सनली सही करना चाहिए, ठीक करना चाहिए। इसको अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे स्तर पर आप अगर लेकर के जा रहे हैं तो वहां कहीं ना कहीं पाकिस्तान को इससे फायदा मिल सकता है। ठीक है, दूसरी बात यहां पर ये क्या कह रहे हैं, दूसरी बात कह रहे हैं कि देखो इन यूएन की अगर हम अप्रोच के पर जाएं, यूएन की अप्रोच, यूएन की जो अप्रोच है भारत को लेकर के वो क्या है, थोड़ी सी बायस्ड दिखती है, बायस्ड, बायस्ड दिखती है। जो बायस्ड अप्रोच दिखती है वो क्या है कि भाई आप ऐसे समझिए कि भारत जब भी आतंकवाद के बारे में बात कर रहा है, आतंकवाद, ठीक है, भारत अगर आतंकवाद के बारे में बात करता है तो कहते हैं देखो ये तो आपका पर्सनल मामला है। और जब आप मतलब यूएस बात करे, फ्रांस बात करे, जर्मनी बात करे, है ना, ये सब लोग जब बात करें तो फिर ये अंतर्राष्ट्रीय मामला हो जाता है, अंतर्राष्ट्रीय मामला हो जाता है। ये क्या है, ये तो गलत बात है। ठीक, तो ये बात कह रहे हैं। इसके अलावा यहां पर ये कह रहे हैं कि देखो पहले भी भारत ने क्या किया था, एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान बनाया था अगेंस्ट टेररिज्म। कॉम्प्रिहेंसिव प्लान, कॉम्प्रिहेंसिव, है ना, एक प्लान बनाया था। कॉम्प्रिहेंसिव मतलब कि पूरा विस्तृत विस्तृत प्लान बनाया था, विस्तृत प्लान बनाया था टेररिज्म के अगेंस्ट में, टेररिज्म के खिलाफ, लेकिन उसको एक्सेप्ट ही नहीं किया गया। ठीक है, लेकिन उसको एक्सेप्ट ही नहीं किया गया। तो ये क्या है, ये प्रॉब्लम है। ठीक है, इसके अलावा यहां पर कह रहे हैं कि देखो 30 साल पहले, 30 साल पहले यूएनएससी में, मतलब ये बात है, इसी बात को कह रहे हैं कि 30 साल पहले है जो वो यूएनएससी में जो है वो आप कॉम्प्रिहेंसिव प्लान लेकर के आए थे 30 साल पहले, है ना, लेकिन उसको एक्सेप्ट नहीं किया गया। तो इस बात पर भी यहाँ पर चर्चा है। इसके अलावा यहाँ पर ये कह रहे हैं कि देखो जब पाकिस्तान जम्मू कश्मीर में आया, है ना, बड़ी बात है, इस पॉइंट को ध्यान में रखिएगा कि अ, जब पीओके वाले हिस्से की अगर हम बात करें, या पाकिस्तान है जो, उसने जब जे एंड के में घुसपैठ किया, ठीक है, जे एंड के में आया, और जे एंड के तो भारत का पार्ट है। ठीक है, तो इसको हम किस में रखेंगे, इसको हम एक तरह की घुसपैठ में रखना चाहिए हमें। ये तो घुसपैठ हुई, तो घुसपैठ वाली चीजों को यूएन चार्टर के, यूएन चार्टर के चैप्टर नंबर 7 में रखा जाता है, चैप्टर नंबर 7 में रखा जाता है। लेकिन अभी इसको कहां रखा गया, इस मुद्दे को चैप्टर नंबर 6 में रखा गया।
चैप्टर नंबर 6 में। क्यों रखा गया चैप्टर नंबर 6 में? इसको कह दिया गया कि ये पैसिफिक सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट है, मतलब आपसी सेटलमेंट की लड़ाई है ये, है ना, आपसी पैसिफिक सेटलमेंट, ये शब्द का इस्तेमाल किया गया, सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट। ये आपसी एक झड़प है, आपसी सेटलमेंट की झड़प है, ठीक है, आपसी सेटलमेंट की झड़प है, ना कि कोई घुसपैठ का मामला है। तो ये सब क्या है, एक तरह से पाकिस्तान को फेवरेटिज्म मिल रहा है यूएन की तरफ से, और इंडिया को इसके अगेंस्ट मतलब इंडिया है जो उसको नेगेटिव साइड में रखा जा रहा है, ठीक है। तो ओवरऑल ये पूरा आर्टिकल है जो वो ये कह रहा है कि ये सारी यूएन की है, यूएन की कहानी है, जिसमें कि हम कह सकते हैं कि यूएन ने ही ये सब कुछ किया है कि जो नेगेटिविटी पूरे विश्व में इस चीज की भारत पाकिस्तान को लेकर के बनी हुई है, पूरे विश्व में जो भारत पाकिस्तान को लेकर के नेगेटिविटी बनी हुई है, वो उसके पीछे के लिए कह रहे हैं कि ये सब कुछ किसका करा धराया है, वो इनका ही करा धराया है, यूएन वालों का, ठीक है। तो वही बात यहाँ पर कही जा रही है, ठीक। तो इतनी बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और क्या हो गया? चलिए, आई थिंक कुछ इशू आ रहा है ना, लास्ट पता नहीं क्या हो जाता है, स्लाइड नहीं चेंज हो रही है। चलिए, तो क्वेश्चन है जो, वो जो क्वेश्चन है इस पर हम बात करेंगे, ठीक है। इसमें आज के लिए जो क्वेश्चन है वो मैं अभी आपको पीडीएफ जब सेंड करूंगा तो आपको क्वेश्चन मिल जाएगा, ठीक है, क्वेश्चन मिल जाएगा, तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है, कि कौन सा क्वेश्चन है जो आज आपको लिखना है, ठीक है। तो उस क्वेश्चन को आप लिख करके भेज सकते हैं। और इस समय आपको क्या, ग्रो आईएएस को फॉलो करना है, हमारा टेलीग्राम चैनल भी है grow_IAS, और हमारा यूट्यूब चैनल भी ग्रो आईएएस पे आप सर्च करेंगे grow_IAS तो आपको डायरेक्टली मिल जाएगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच, थैंक यू।